Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our first lecture of labor law and practices. First of all, I introduce myself. My name is Amir Mahmood Khan. I am an advocate of High Court with 15 years law practice experience, and my association of this institution is near about 11 to 12 years old to teach various subjects, and with business law, labor law and practice, company law, and one or more subjects. I'm LLM from Bhaudan Zikri University, Multan, secured gold medal in the session 2006-2008. And my specialized field is corporate law, in which banking law, labor law, constitution law and company law. These are my specialized fields of the practice as well as teaching. So, the first lecture of labor law and practice, the course outlines are available in the online system of ISP, which you must see, watch, download and follow the course outline instructions. Prior to start labor law, you may understand the law, because labor law is one of the branch, one of the kind of law. So, first for all, short definition of law for understand labor law. Law means a set of rules a body of rules and regulations or principles which are governed by an authority for controlling the society, to impose the society, and having a binding force. And if these rules and regulations are violated, the punishments are imposed on the society. आसान अल्फाज में ये ऐसे असूल व ज़वाबित का मजमुआ है जो कि किसी एक अदारे ने, किसी एक अथॉरिटी ने, जो कि इन रूल्स को गवर्न कर सकती हो, बना सकती हो, मेक कर सकती हो, उन्होंने बनाए हो और वो बनाकर उस सोसाइटी पर इंपोज किए गए हों, उन पर नाफज किए गए हों कि आप इन पर अमल दरामद करें, और उस अमल दरामद के नतीजे में
ऐसी फोर्स हो जो कि उन रूल्स को अमल दरामद करवा सके, और अगर फिर भी अमल दरामद ना हो या हम उसे वायलेट करें तो हमें सजाएं मिलेंगी, या सोसाइटी को सजाएं मिलेंगी जो कि उन रूल्स की वायलेशन करेंगे। वेरी सिंपल एग्जांपल, रोजमर्रा की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम गाड़ी पे आते जाते हैं तो सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो हमें पता है कि फाइन हो सकता है। ये तो लॉ है, लॉ की सोच है। अब ये लॉ किसी ने बनाया है, अथॉरिटी है, असेंबली है, असेंबली बनाती है। सजा भी हमारे सामने आ गई फाइन की शक्ल में। अब बाइंडिंग फोर्स क्या है? बाइंडिंग फोर्स बहुत आसान है। आपने जगह जगह सड़क पर वार्डन्स देखे होंगे, वो बाइंडिंग फोर्स है। कैसे? कि जहां पर हमें वार्डन ना नजर आए या सड़क हमें खुली मिल जाए तो हम मोबाइल फोन भी सुनते हैं। हमें पता है किसी ने कोई रोकना नहीं, और सीट बेल्ट भी ना लगी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जैसे ही हम वार्डन को देखेंगे हम फौरन मोबाइल भी नीचे कर देंगे और कोशिश करेंगे कि बेल्ट भी बांध लें। ये वो डर है, ये वो बाइंडिंग फोर्स है जो कि लॉ कहता है कि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं होगी तो लॉ का मकसद पूरा नहीं होगा। इस वजह से इस बाइंडिंग फोर्स का होना लॉ में वो बहुत जरूरी है। अब हम अपने जो टॉपिक की तरफ चलते हैं वो है लेबर लॉ। लेबर लॉ बेसिकली बहुत सारे ना भी सही तो 3-4 लॉज को मिलाकर जो लॉ बनता है उसे हम लेबर लॉ कहते हैं। और हमारा फर्स्ट टॉपिक लॉ का, या फर्स्ट लॉ जो हमने आज से स्टडी करना है लेक्चर नंबर 1 में, वो है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। अब क्योंकि एक्ट्स हैं, इन्हें पहले पढ़ना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप लोगों के पास भी इसकी बुक मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप भी पढ़ें सुनते हुए, और जब मैं समझाऊं, कोई एग्जाम्पल कोट करूं, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए जिससे आप वो एग्जाम्पल नोट करें और समझें। तो सबसे पहले तो इस एक्ट को बनाने का जो पर्पस है वो हम देख लेते हैं, जो कि मेरे सामने भी है और लिखा हुआ भी है इस एक्ट की बुक में। वो कहते हैं कि दिस एक्ट टू कंसोलिडेट एंड रैशनलाइज the law relating to the formation of trade unions and improvement of relations between employer and workman for a trans-provincial establishments and industries। इसका पर्पस क्या है इस एक्ट के बनाने का? स्मूथ फंक्शनिंग, कंसोलिडेशन, रैशनलाइजेशन करना, और उससे एक ऐसा लॉ बना लेना जिससे एम्प्लॉयर वो होता है जहां पर एक एम्प्लॉय काम करता है या जिसके अंडर एक एम्प्लॉय काम करता है। एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे बेहतर किया जाए, और अगर बेहतर नहीं होता तो दोनों के पास क्या फोरम होना चाहिए, और खास तौर पर
इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये एक्ट ट्रांस प्रोविंशनल जो इंडस्ट्रीज हैं और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और नंबर सेकंड चीज ये है कि ये एक्ट, दिस एक्ट इज इन्फोर्स्ड होल ओवर द पाकिस्तान। ये नाफिजुल अमल है सारे पाकिस्तान पर, इसका इतलाक सारे पाकिस्तान पर होगा। और खास तौर पर ट्रेड यूनियंस को बनाने के लिए इसका किरदार बहुत अहम है। और किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन का जो रोल है वो उसके वर्कर के लिए, वर्कमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि ट्रेड यूनियन क्या है, कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है और कौन इसे बना सकता है, किस तरह से बना सकता है और कितने तादाद हो तो ट्रेड यूनियन को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब आगे चलते हैं इसके सेक्शन नंबर 1 पे। वो कहते हैं कि इसका जो नाम है वो है द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012। दिस इज द नेम ऑफ द लॉ एंड इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द पाकिस्तान। और नंबर 3 चीज इसी में वो कहते हैं इट शैल अप्लाई टू ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन establishment or industry in या carrying on business in more than one province। ठीक हो गया। This is the section number 1 which applies the name and its applicability। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजीज की तरफ जो कि सेक्शन 2 में दी गई हैं। एक एक करके मैं पढ़ता हूं और फिर आप लोग उसे सुने और समझें, बाद में उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जरूरी इसलिए है कि इन लीगल टर्मिनोलॉजीज को जब तक हम समझेंगे नहीं उस वक्त तक हमें ये टर्म्स समझ नहीं आएंगी और आगे जितना भी लॉ हमने पढ़ना है उनमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। और जब वो यूज होंगी और हमें पता ही नहीं होगा उनका मतलब, तो हम वी कांट अंडरस्टैंड मीनिंग सेक्शंस और टॉपिक्स। सो नंबर 1 इज definition number 1 is arbitrator या arbitrator। arbitrator कहते हैं सालिस को। सालिस ऐसा बंदा होता है जो कि दो अफराद के दरमियान सुलह सफाई करवाए। तो उसकी क्या डेफिनेशन है? अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 40 ऑफ सच एक्ट is called arbitrator। arbitrator। सेक्शन 40 को देख लें तो सेक्शन 40 क्या कहता है इस बारे में? इफ द कंसिलिएशन फेल्स द कंसिलिएटर शैल ट्राई टू resolve the dispute, to refer such dispute to the arbitrator. In case of parties agree, then the arbitrator's decision is final. Then the arbitrator's decision is final. यानी कि मकसद यह है कि अगर दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर पर एग्री कर जाती हैं या आर्बिट्रेटर को मानने पर राजी हो जाती हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर उसका फैसला मानना दोनों पार्टीज पर लाजम है।
वो बाद में ये नहीं कह सकती कि हमें अब इसका फैसला मंजूर नहीं है। ये एग्री करने से पहले सोचना है कि हमें फलां बंदा एज ए आर्बिट्रेटर, एज ए सालिस पसंद है या नहीं है। वंस पार्टी एग्रीज, फिर पीछे का रास्ता नहीं है, हटने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा, इट विल बी ए फाइनल डिसीजन, तो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अवार्ड। अवार्ड, अवार्ड मीन्स द डिटर्मिनेशन बाय द arbitrator of any dispute, any matter is called award। अब वही बात कि अगर आर्बिट्रेटर को आपने एक मैटर रेफर कर दिया और आपने उसका फैसला मान लिया और उसका नाम मान लिया, तो आप पर लाजिम है कि आपने उसका फैसला मानना है। और आर्बिट्रेटर जो फैसला देगा उसे हम अवार्ड का नाम देंगे, उसे हम अवार्ड का नाम देंगे। और अवार्ड का मतलब यह होगा कि अवार्ड कैन नॉट बी चैलेंज। क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, सीबीए इसे कहते हैं। आसान अल्फाज में कभी आपने सुना होगा नाम सीबीए, इसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, वो मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर बाद में आपको शॉर्ट सा उसका कंसेप्ट बताता हूं। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मीन्स द ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कमैन विच under this act is the agent of workman in the establishment or industry in the matter of collective bargaining। collective bargaining, आसान अल्फाज में collective bargaining agent ऐसे चीज को कहेंगे जो कि किसी एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री में मौजूद होगा। ये उन ट्रेड यूनियंस में से लिया जाएगा जो कि ट्रेड यूनियंस एक अदारे में पाई जाएंगी। एक अदारे में एक से ज्यादा भी ट्रेड यूनियंस होती, तो उन्होंने, तमाम ट्रेड यूनियंस ने मिलकर एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के तौर पर अपने एजेंट बार्गेनिंग करने के लिए विद एम्प्लॉयर वो नॉमिनेट किए। दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। Next definition is very important. Employer, employer, ये भी थोड़ी सी लेंथी है, पहले मैं पढ़ देता हूं आप लोगों को, फिर आपको मैं बताता हूं कि ये है क्या। सुनिएगा गौर से। Employer in relation to an establishment means any person or body of persons, whether incorporated or not, in relation to, मैं दोबारा पढ़ता हूं, in relation to an establishment means any person or body of persons, whether incorporated or not, who or which employs workmen in the establishment under a contract of employment and includes, number one, an assignee, successor as the case may be, जिसे वो टास्क असाइन किया गया हो या वो चला जाए तो उसकी जगह पर कोई और आए, उसे सक्सेसर कहते, कोई भी बंदा। नंबर टू,
any person responsible for the management and control of the establishment. ठीक है कि नंबर 2 कौन बंदा होगा? ऐसा बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो मैनेजमेंट के कामों में, वो मैनेजमेंट भी कर रहा हो और एस्टैब्लिशमेंट के कामों को कंट्रोल करता हो, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा. नंबर 3, इसी का नंबर 3, इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट रन बाय or under the authority or any department of the federal government, the authority appointed in this behalf, the head of the department. फर्ज कर लें कोई फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा. एंड नंबर 4 इज in relation to an establishment run by or on behalf of a local authority, the officer appointed in this behalf or chief executive officer of that authority. अब नंबर 4 है कि अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो उसमें आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दें या कोई ऑफिसर नॉमिनेट कर दें कि ही इज एन एम्प्लॉयर, तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा. यहां तक डेफिनेशंस क्लियर? तो क्वेश्चन है तो बाद में आप पुट कर लीजिए. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है वर्कमैन. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एम्प्लॉयर के बाद वर्कमैन. वर्कमैन मीन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट to do any skilled or unskilled, manual or any work for hire or reward. वर्कमैन की डेफिनेशन जब हम करेंगे तो वर्कमैन एक ऐसा पर्सन होगा जो कि किसी भी इदारे में काम करता होगा. किस तरह से काम करेगा? स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल काम भी कर सकता है, वो कंप्यूटर पे काम भी कर सकता है, लेकिन उसके पास हायर और फायर की अथॉरिटी नहीं होगी. और वो ये काम किस लिए कर रहा होगा? पैसों के लिए या रिवॉर्ड के लिए. ऐसे पर्सन को हम वर्कमैन कहेंगे. क्लियर? आगे चलें. नेक्स्ट, इलीगल लॉकआउट. Illegal lockout. Illegal lockout means a lockout declared, commenced or continues otherwise by the provincial government. यानी कि अगर आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहे कि लॉकआउट करना है तो लॉकआउट हो सकता है, तो वो जायज लॉकआउट है. इसके अलावा अगर कोई लॉकआउट किया, वो लॉकआउट का मतलब होता है बंद कर देना एस्टेब्लिशमेंट को, इंडस्ट्री को बंद कर देना. अगर इसके अलावा लॉकआउट है तो वो इलीगल लॉकआउट की डेफिनेशन में फॉल करेगा. नेक्स्ट है इलीगल स्ट्राइक. इलीगल स्ट्राइक. Illegal strike means a strike declared, commenced or continues otherwise than the in accordance with this act. In accordance with this act.
यानी कि जहां जहां ये एक्ट इजाजत देगा वो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, अदरवाइज तमाम की तमाम स्ट्राइक्स इलीगल स्ट्राइक्स कहलाएंगी। खामखा में हड़ताल पे चले जाना, बात बात पर लॉकडाउन कर देना, बात बात पर ताला लगा के गेट पर बैठ जाना, इलीगल स्ट्राइक्स, इलीगल लॉकआउट के जुमरे में आती। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे ही वर्कमैन और एम्प्लॉयर में जो झगड़ा होगा वो होगा। ये पहले मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा लेंथी है, फिर आपको समझाता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट or difference between employers and employers, workman and workman, or between workman and employer, is concerned with employment or non-employment or conditions of work, दो चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। मुलाजमत पे रखना या ना रखना, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। या मुलाजमत कैसे होनी चाहिए, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, इन पर डिस्प्यूट भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आता है। और ये डिस्प्यूट तीनों पर्सन्स के दरमियान हो सकता है। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है, वर्कमैन का वर्कमैन के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है, और वर्कमैन का अपने एम्प्लॉयर के साथ तो डिस्प्यूट है ही है। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आई होप यू अंडरस्टैंड। Next thing, industry. Definition is industry. Industry includes any business, trade, calling, employment or occupation for production of goods and falling in more than provinces, but not charitable purposes. रफाई आमा के जो कामों के लिए एस्टैब्लिशमेंट्स बनेंगी वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगी। इंडस्ट्री की डेफिनेशन में वही एस्टैब्लिशमेंट फॉल करेगी जो कि बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनेगी। बिजनेस, ट्रेड, कॉलिंग, प्रोडक्शन और सो ऑन, जो मैंने आपको बताया, इस मकसद के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट बनाई जाएगी वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करेगी। और जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाया जाएगा, कोई भी अदारा हो, इंडस्ट्री हो, वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन। Industry-wise trade union means a trade union having its membership in more than one province in a group of establishments owned by one employer. ठीक हो गया। इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन मीन्स कि हर इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, और उस ट्रेड यूनियन वो जहां जहां होगी वहां वहां एक एम्प्लॉयर उनका लाजमी हो। इसे इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन कहते हैं। वेरी इजी। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर, डेफिनेशन पर। लॉकआउट, पहले हमने पढ़ा था इलीगल लॉकआउट। इलीगल लॉकआउट वो था जो कि अदर देन द अथॉरिटी विच इज a
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसकी हिदायत के बरक्स अगर कोई लॉकआउट होगा तो वो इलीगल लॉकआउट कहलाएगा। लेकिन लॉकआउट तो है, तो वो लॉकआउट क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी है, मैं पहले रीड करता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखें, लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ प्लेस और पार्ट ऑफ सच प्लेस और सस्पेंशन ऑफ वर्क होली और पार्शली, रिफ्यूजल, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, by the employer or workman for the purpose of compelling to accept the terms and conditions of employment, बल्कि of affecting employment। affecting employment को रेगुलराइज करने के लिए अगर लॉकआउट किया जाता है या किसी पार्ट को या किसी हिस्से को, किसी डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस को क्लोज किया जाता है या वर्क किसी एक जगह पर रोक दिया जाता है या एक जगह में भी किसी एक छोटे से काम के लिए वर्क को रोक देना, ये लॉकआउट के जुमरे में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स a settlement between employer and a workman through conciliation proceedings। conciliation proceedings ऐसी proceedings होती हैं जिनमें नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते हैं दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वर्कमैन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। आपस में बैठेंगे, मामला तय करेंगे। अगर वो मामला तय कर लें तो वो रिकंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स कामयाब हो जाएंगी और उसका मतलब होगा कि सेटलमेंट हो गई। अगर ना कर सकें तो जैसे आपको पहले बताया फर्स्ट डेफिनेशन में कि मामला आर्बिट्रेटर के पास रेफर हो जाएगा और आर्बिट्रेटर जो फैसला देगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को भी और वर्कमैन को भी, और उस फैसले को हम अवार्ड का नाम देंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्राइक। पहले हमने इलीगल स्ट्राइक पढ़ी, अब स्ट्राइक देखते हैं कि स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक मींस स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ persons employed in any establishment for accept their terms and conditions regarding employment or non-employment of the persons in the establishment। यानी कि ऐसी स्ट्राइक जो कि वर्कर्स की तरफ से होती है, वर्कमैन की तरफ से या ग्रुप ऑफ वर्कमैन्स की तरफ से हो और काम को रोक दिया जाए और अपनी शराइत मनवाने के लिए ये काम किया जाए कि किसे या एम्प्लॉयमेंट के आप रूल्स बनाएं और उन रूल्स पर अमल दरामद भी करवाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मींस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर formed for the purpose of regulating
the relations between workman or and employer, or workman and workman, or employer and employer, for imposing restrictions and conditions of any trade, business, etc. ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर की भी हो सकती हैं और वर्कमैन की भी हो सकती हैं। और इनका काम क्या होता है ट्रेड यूनियंस का? रिलेशनशिप डेवलप करना बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एंड वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। किस लिए? स्मूथ फंक्शनिंग of the establishment, of the industry, of the business, of the trade, or so on. यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है ट्रांस प्रोविंशियल। ट्रांस प्रोविंशियल पहले भी लफ्ज आता रहा लेकिन उस वक्त तक डेफिनेशन सामने नहीं आई। ट्रांस प्रोविंशियल मीन्स any establishment or group of establishment or industry having its branches in more than one province। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट, ऐसी ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा अदारा, ऐसी इंडस्ट्री जिनकी ब्रांचेस एक से ज्यादा सूबों में है, उन्हें हम ट्रांस प्रोविंशियल कहते हैं। फर्ज कर लें बैंक्स हैं, हम किसी भी बैंक का नाम ले लें, HBL ले लें, MCB ले लें, UBL ले लें। दीज आर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट कि जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान है, एक से ज्यादा प्रोविंस में, इस्लामाबाद में भी हैं, पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं, सिंध में भी है, बलोचिस्तान में भी। These are called trans-provincial establishments. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रार of trade union means he is a person who appointed according to the section 4 of this act is called registrar of trade union। अब सेक्शन 4 को देख लेते हैं जिसमें हमें कि ये रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन किस तरह से मिलेगी। Section 4, Registrar of Trade Union. For the purpose of this act, the government shall, by notification in the official gazette, appoint the Registrar of Trade Union, who shall be assisted by one or more joint registrars। Very simple। कि basically जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को एज अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, और वो हेल्प आउट करेगा, वो असिस्ट करेगा जॉइंट रजिस्ट्रार को। क्लियर? यहां तक। बाकी जब टॉपिक आएगा रजिस्ट्रेशन का या रजिस्ट्रार का, फिर हम इसे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या पावर्स होती हैं और किस तरह से ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट जी डेफिनेशन। ऑफिसर। ऑफिसर इन रिलेशन टू अ ट्रेड यूनियन मीन्स एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव thereof, but does not include an auditor or legal advisor। दो चीजें क्लियर करने वाली कि
किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री में ऑडिटर और लीगल एडवाइजर ये ऑफिसर नहीं है। इसके अलावा तमाम के तमाम बंदे जो कि मैनेजमेंट के कामों में हिस्सा लेंगे वो ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। क्लियर? और यही हाल ट्रेड यूनियन का भी है कि ट्रेड यूनियन के जो नुमाइंदे होंगे, ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस होल्डर होंगे, ऑफिस बेरर होंगे, उन्हें हम ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल करवाएंगे। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। Group of establishment means establishments belonging to the same employer and the same industry। ठीक हो गया? एक एम्प्लॉयर है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसे हम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है? लोकली अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे जो ग्रुप्स हैं, कॉटन के हो गए, फूड इंडस्ट्री हो गई, या विविंग ग्रुप्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्ज कर लें कि अगर हम बहुत आम से एग्जांपल लें तो कोई भी ग्रुप, हम अगर आपके ज़हन में आ रहा हो, मुल्तान के हवाले से महमूद ग्रुप कोई ले लें तो महमूद ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। दिस आर कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसी तरह फातिमा ग्रुप है, इसी तरह वोल्का फूड है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। दीज और लेकिन उनका एम्प्लॉयर एक है। तो ऐसे ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को हम ऐसे ग्रुप्स को हम ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री कहेंगे। सो गाइस, these are the definition of the Industrial Relation Act 2012. These are the legal terminologies and very important for your next lectures. First you understand, then you may understand the remaining sections or lectures. So thank you very much for this first lecture.